हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्यभान सर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ जेई केमिस्ट्री। आपका इस जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में कवर करने वाले हैं ओजोन। ओजोन का प्रिपरेशन देखेंगे हम लोग। ओजोन का प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका केमिकल रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। इसमें ओजोन O3 एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और इसका बहुत सारे भिन्न भिन्न अभिक्रियाएं देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हम अपने स्टडी के तरफ। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कवर करेंगे ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। O3 देखिए, ओजोन O3 और ऑक्सीजन O2 ये एक दूसरे के एलोट्रॉफ हैं, अपरूप हैं। ये बताया गया आपको बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो ये ओजोन होता है, बेसिकली आपको पिछला वीडियो में बताया गया है कि O2 जो होता है कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। वैसे ही मेरे बाबू ध्यान रहे, O3 जो होता है ये हल्की पीले कलर की होती है, येलो तथा नीली गैस होती है। जब गैसीय अवस्था में होगा तो हल्की पीली और नीली दिखाई देगी आपको। अब दो कलर कैसे दिखाई देगी बाबू, मेरी ये कॉम्बिनेशन इसका दिखाई देगा। स्पष्ट ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, O3 जो है, O3 कम मात्रा में रहे, O3 यदि कम मात्रा में रहे तो ये हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा सांद्रता, मात्रा माने की सांद्रता बढ़ाई जाए, 100 ppm पार्ट पर मिलियन से ज्यादा बढ़ाई जाए तो फिर ये हमारे श्वसन में अवरोध उत्पन्न करेगा, सांस लेने में अवरोध उत्पन्न करेगा, तो हानिकारक होगा, जाहिर सी बात है। वही बात सेकंड में मेंशन किया गया है दोस्त, कि यह कम सांद्रता में हानिकारक नहीं होती है। सही बात है भाई, लेकिन जब सांद्रता 100 ppm 100 पार्ट पर मिलियन से अधिक हो जाती है तो श्वसन समस्याएं उत्पन्न करती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आ गया इसका इंपोर्टेंस। चलिए इसके फॉर्मेशन की बात करेंगे, निर्माण, प्रिपरेशन, विरेचन की बात करेंगे कि कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बनाते हैं ऑक्सीजन से ही, मतलब डाई ऑक्सीजन O2 से ही बनाते हैं। O2 को क्या करते हैं हम लोग, विसर्ग नली, साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज से उसको पास कराते हैं, गुजारते हैं ऑक्सीजन को, O2 को। गुजारने का फलस्वरूप O3 माने कि ओजोन का निर्माण होता है। मान लीजिए ये पाइप नली है, ठीक है ना, यह एक विसर्ग, साइलेंट विसर्ग नली है। इससे हम लोग क्या करेंगे ना, इस नली से O2 को पास कराएंगे। जब इससे O2 को पास कराएंगे तो इधर आउटपुट जो मिलेगा वह O3 मिलेगा। लेकिन हाँ, 100% ऑक्सीजन लेते हैं तो हमको 10% ही O3 मिलेगा। दैट मीन सर O3 भी और O2 भी बच जाएगा, मिक्सचर बनेगा, बिल्कुल मिक्सचर बनेगा, O3 और O2 का मिक्सचर बनेगा। इसलिए इसको ओजोनाइड, ठीक है ना, ओजोनकृत ऑक्सीजन के नाम से भी जाना जाता है। ओजोनाइड जब भी कहा जाए, ओजोनाइड ऑक्सीजन माने कि समझना है उसमें O3 भी है और O2 भी है। क्लियर? चलिए इसके फॉर्मेशन को देखते हैं। निर्माण फॉर्मेशन, जब O2 को वैद्युत विसर्जन में से मतलब समझ में आ रहा है क्या, में से प्रवाहित किया जाता है तो ऑक्सीजन का ओजोन 10% में परिवर्तन होता है, मात्र 10% चेंज करता है O3 में। यह उत्पाद ओजोनाइड ऑक्सीजन कहलाता है। ओजोनाइड ऑक्सीजन इसको इसलिए कह रहे हैं दोस्त, इसमें O3 भी रहती है और O2 भी रहती है। O3 10% और O2 90%, इसलिए इसको ओजोनाइड ऑक्सीजन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए तो यही चीजें O2 को लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज से इसको गुजारेंगे तो O3 फॉर्म होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो अभिक्रिया होगी ना, यहां पर डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, मतलब ये एनर्जी लेगा, डिस्चार्ज ट्यूब से इलेक्ट्रिक करंट रहेगा इन्वॉल्व, तो उससे एनर्जी ये गेन करेगा, जिसके फलस्वरूप एनर्जी गेन करेगा तो उसमें शोषी अभिक्रिया होगी, जिसके वजह से डेल्टा H आपका पॉजिटिव आने वाला है। यहीं पर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग, तापीय विघटन देखेंगे तो डेल्टा H निगेटिव आएगा और डेल S एंट्रोपी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन बड़ा शानदार जनरेट होता है कि सर जी मान लीजिए ऑक्सीजन के दो हम लोग को पता है एलोट्रॉप होता है, एक O2 होता है, एक O3 होता है, ये दोनों में स्टेबल कौन होगा? तो
आप बताइए बाबू, ओजोनाइड ऑक्सीजन में ये तो आपका 90% और ये आपका 10%, तो ये दोनों के मिक्सचर को ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं बाबू। तो आप बताइए O2 की मात्रा 90% है, O3 की मात्रा 10% है, तो मात्रा किसकी ज्यादा है? O2 की मात्रा। जाहिर बात है जिनकी मात्रा ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। दैट मींस O2 और O3 में सर O2 ज्यादा स्टेबल है। ऑफ कोर्स O2 ज्यादा स्टेबल है मेरे बाबू। जब O2 ज्यादा स्टेबल अब क्यों है, इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे अभी, जब केमिकल प्रॉपर्टीज अभी आपको बताएंगे, समझाएंगे, उसके फलस्वरूप क्वेश्चन जनरेट होगा कि सर जी यहाँ पर O2 O3 से ज्यादा अस्थायी होता है, क्यों? इसका कारण बताइए। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले कि आप इस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट स्क्रीन में ले या इसको कॉपी में नोट करें आप, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग देख केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये फर्स्ट है तापीय विघटन। मतलब तापीय विघटन माने कि O3 ओजोन लेंगे और उसको हीट करेंगे। हीट के फलस्वरूप क्या होने वाला है तो ध्यान दीजिएगा, ओजोन ऊष्मागतिकी रूप से अस्थायी होता है। ठीक है ना, ऊष्मागतिकी रूप से ये अस्थायी होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, तापीय विघटन देख रहे हैं, O3 को लेकर के हम गर्म करेंगे, O3 गैस है, इसको लेकर के हम हीट करेंगे, माने हमको एनर्जी देना है। ठीक है ना, यहां पर तो ये टूटेगा, कोई भी चीज टूटता है तो इससे एनर्जी निकलती है। कोई भी चीज तोड़े हम, जब ये टूटेगा तो ये क्यों टूटेगा? ये एनर्जी लूज करेगा अपना, तबे ना छोड़ेगा, तबे ना। कोई भी चीज तोड़िए, कोई भी तोड़िए, कुछ भी तोड़िए तो पट दे करेगा, माने कि यहां से एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है। तो जो एनर्जी निकल रही है ना, तो एक्सोथर्मिक माने उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होगी, माने डेल्टा H निगेटिव आएगा। तो O3 डिकम्पोज O2 में हो रहा है, तो यहां पर जाहिर सी बात है डेल्टा H क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और जब भी डेल्टा H निगेटिव आएगा तो ध्यान दीजिएगा यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। यहां पर 2 गो मॉलिक्यूल है O3, यहां पर 3 गो मॉलिक्यूल है O2, संख्या बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? संख्या बढ़ रहा है, तो डेल्टा S बढ़ रहा है, माने पॉजिटिव आएगा। डेल्टा S क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। डेल्टा S एंट्रोपी संख्या पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम में 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, तो संख्या किनकी ज्यादा है? लड़कों की। तो एंट्रोपी लड़का का क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब उसका डेल्टा S पॉजिटिव होगा और लड़की सबका डेल्टा S निगेटिव होगा। इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं। सर मान लीजिए 10 लड़की और 10 लड़का, तो फिर एंट्रोपी किस पर डिपेंड करेगा? तो वो हल्ला पर डिपेंड करेगा। मान लो लड़के चाय भाई कर रही है, काफी ज्यादा हल्ला कर रही है, तो एंट्रोपी किसका ज्यादा है? जिससे हल्ला ज्यादा हो रहा है उसका। आई होप कि कंसेप्ट समझ गए होंगे एंट्रोपी का। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर डेल्टा H निगेटिव, संख्या बढ़ रहा है, तो डेल्टा S पॉजिटिव होगा। और जब ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव हमेशा होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी डेल्टा G निगेटिव होगा ना, तो जो अभिक्रिया होती है ना, जो प्रोसेस होती है ना, वह स्वतः हो जाती है, एकदम आसानी से, बिना किसी उत्प्रेरक की अभिक्रिया हो जाती है। बिना किसी उत्प्रेरक की अभिक्रिया एकदम स्वतः हो जाती है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर जी आपने तो बताया कि ऊष्मागतिकी रूप से ये अस्थायी होता है। बिल्कुल होता है। कैसे होता है? हमने समझाया कि ये अपने आप अभिक्रिया विघटित करके O2 में जा रहा है, अपने आप स्वतः, क्योंकि इसके डेल्टा G का मान क्या है? निगेटिव है। जब भी डेल्टा G निगेटिव आए तो अभिक्रिया स्पॉन्टेनियसली होती है, स्वतः होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि O3 O2 की तुलना में अस्थायी है, अनस्टेबल है। क्यों? देखे मेरे भाई, सबसे पहले तो ये रिएक्शन उतार देंगे। यहाँ ये रिएक्शन ध्यान रहे, ये रिएक्शन को उतार देंगे। डेल्टा H निगेटिव माइनस 284 किलो जूल पर मोल आ रहा है। डेल्टा S पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल आएगा, और डेल C जो आएगा वह निगेटिव आएगा। और जब निगेटिव ये आएगा तो अभिक्रिया स्वतः होगी। ये अभिक्रिया स्वतः अपने आप हो रही है, तो क्यों हो रही है? ये ज्यादा स्टेबल है, तो टूट के खट दे इसमें आ जा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो देखें आंसर,
O3O2 की तुलना में अस्थायी होता है। क्यों? ये रिएक्शन लिखेंगे तब स्टेटमेंट यहाँ पर मेरे दोस्त लिखा गया है मेरे बाबू कि O3 के O2 में विघटन से, देखो O3 के O2 में विघटन से माने टूटने से, डिकम्पोज होने से ऊष्मा मुक्त होती है, बिल्कुल एनर्जी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। जब हीट निकलेगा तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। ऊष्मा मुक्त होती है, निकलती है, अर्थात डेल्टा एच ऋणात्मक और डेल्टा एस धनात्मक होती है। डेल्टा एस धनात्मक होती है जिससे अभिक्रिया स्वतः होगी। जब डेल्जी नेगेटिव जिससे अभिक्रिया स्वतः होती है, अतः ओजोन O2 की तुलना में अस्थायी होती है। एकदम आसान कंसेप्ट से आपको हमने समझाया है। आई होप कि आप अच्छा से समझे होंगे। इसको नोट करें आप या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक उदाहरण देख रहे हैं, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा, O3 ओजोन जो है जिसको डिकम्पोज विघटित किया जाता है, अपघटित किया जाता है, तो O2 तो देवे करता है, डाई ऑक्सीजन तो देवे करता है, उसके साथ साथ एक परमाणविक ऑक्सीजन जिसको नवजात ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। और नवजात ऑक्सीजन जो किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना, इसलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि यह नवजात ऑक्सीजन ये को मुक्त करता है। जैसे ही मेरे बाबू O3 को हम लोग लेकर के विघटित कराते हैं तो ऑक्सीजन गैस तो देवे करता है, इसके साथ एक परमाणविक ऑक्सीजन देता है जिसको नवजात ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। यही नवजात ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन है, नॉसेंट ऑक्सीजन इंग्लिश में कहते हैं। ये बताता है कि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। O3 एक क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, कैसे या क्यों, स्पष्ट करें। तो एकदम डायरेक्ट ये रिएक्शन लिख देना है, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि यह नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे बाबू, क्या कि O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। क्यों या कैसे? ठीक है, आंसर मेंशन कर लीजिएगा। एकदम यही चीज उतार देना है आपको, एकदम यही चीज सेम उतार देना है। आप समझ गए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट, यह PbS मतलब लेड, जो भी धातु के सल्फाइड है उसको सल्फेट में बदल देगा। तो यह लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। चलिए, यह लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मान लीजिए PbS है, कोई भी धातु के सल्फाइड हो, कोई भी धातु के सल्फाइड हो, यह ओजोन क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? लेड सल्फेट में, माने सल्फेट PbSO4 और O2 मिलेगा। वही जो नवजात ऑक्सीजन था इनका के इसमें बदल देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब मेटल, जो भी मेटल सल्फाइड हो, मेटल सल्फाइड हो, और जब भी रिएक्शन करे किससे? O3 से, तो मेटल सल्फेट देगा, मेटल सल्फेट। अब लास्ट में O2 मुक्त करेगा। स्पष्ट ना? इसको आप नोट कर सकते हो बाबू। चलिए नेक्स्ट क्या, I माइनस, आयोडीन माइनस को देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा यह किसमें? NO2 में। इसमें ऑक्सीडाइज कर देगा NO2 में।
यदि धातु के नाइट्राइट है NaNO2 है तो ये NO2 NO3 में बदल जाएगा, NaNO3 में बदल जाएगा और O2 में करेगा। वैसे ही मेरे बाबू यदि आयोडीन पर माइनस रहे, ठीक है ना, ये O3 से अभिक्रिया जलीय माध्यम में O3 से ऑक्सीडाइज होकर के I2 में बदल जाएगा, OH माइनस देगा वह पानी, उसके साथ साथ ऑक्सीजन मुक्त करेगा। ध्यान दीजिएगा I2 क्षारीय बनेगा, क्षारीय विलयन Ki का ले ले यहाँ Ki तब KOH बन जाता। बात समझ में आ गया। अभी इसका एक पॉइंट हम लिखते हैं, इसको आप नोट कर लें, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं बाबू। तो बाबू मेरे देख रहे हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ ओजोन विथ नॉन मेटल, ओजोन की अभिक्रिया नॉन मेटल के साथ, जैसे कि आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर के साथ। ध्यान रहे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और अधातु के साथ नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका ऑक्सी एसिड प्राप्त होता है, एसिड अम्ल प्राप्त होता है, ऑक्सी एसिड। जैसे आयोडीन यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सी एसिड प्राप्त होगा हमको HiO3, ठीक है, और इसके साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। जैसे फास्फोरस है, P4 रहे या P रहे, बात एक के, ठीक है ना बाबू, तो इसका ऑक्सी एसिड बनेगा H3PO4 और O2 मुक्त होगा। वैसे ही सल्फर है तो इसका ऑक्सी एसिड H2SO4 और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। स्पष्ट ना। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय। देखिए क्या होता है, ये जो ऊपर में ओजोन परत एक होता है तो उसका बर्बादी कैसे होता है। जैसे मान लीजिए वायुयान उड़ रही है, जेट प्लेन्स उड़ रही है, फाइटर, ठीक है ना, फाइटर चल रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा मेरे, आप सुने होंगे कि वो पीछे से बहुत आग फेंकती है, ठीक है ना, फ्यूम्स निकलती है, आग, ब्लू कलर का, रेडिश ब्लू कलर का आग निकलती है उसके पीछे से, ठीक है ना। अब वही NO होता है, क्या होता है, वही चीज NO होता है जो ओजोन से अभिक्रिया करता है। वही हम आपको रिएक्शन सिखा दिए हैं, ये NO को किस में कन्वर्ट कर देगा, NO2 में कन्वर्ट कर देगा, साथ में O2 तो निकल करेगा, तो ये NO में कन्वर्ट हो जाता है ओजोन लेयर से अभिक्रिया करके और O2 में विघटित हो जाता है। तो धीरे धीरे इसका क्षय न हो रहा है, ये खत्म न हो रहा है, जिसकी वजह से ओजोन परत में होल हो जाता है, छिद्र हो जाता है। या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी इसका क्षय होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रेजेंस में ये विघटित होकर के O2 मुक्त करता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में क्या हो जाता है, होल हो जाता है, जिसकी वजह से खतरनाक किरणें, सूर्य के प्रकाश के द्वारा खतरनाक किरणें हमारे तरफ आ जाती है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत का क्षय देख रहे हैं। हमको पता है कि वायुयानों द्वारा NO2 उत्सर्जन होता है, सॉरी NO उत्सर्जन होता है, न कि NO2, ठीक है। वायुयानों द्वारा फाइटर, जेट फाइटर प्लेन्स, NO उत्सर्जित होता है जो ओजोन लेयर से रिएक्शन करके NO2 गैस फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पर NO है, O3 से रिएक्ट करके NO2 मुक्त करेगा। तो जाहिर सी बात है O3 विघटित हो रहा है, O2 में जा रहा है, रिएक्शन करके NO2 बना रहा है, माने कि धीरे धीरे ये खत्म ना होगा, इससे अभिक्रिया करेगा तो होल हो जाएगा। या ये ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रेजेंस में अभिक्रिया करके O2 मुक्त करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओजोन परत का ओवरऑल क्षय हो रहा है, बर्बादी हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें होल हो जाता है, छिद्र होता है और खतरनाक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होती है, हमारे तरफ आ जाती है। चलिए आप इतना नोट करें मेरे बाबू, और इससे रिलेटेड और भी जो कंसेप्ट है मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए बाबू मेरे, अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ओजोन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ध्यान दीजिएगा O3 का जो स्ट्रक्चर होता है, ये 3 ऑक्सीजन है तो इसके स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भाग लेता है, ठीक है ना।
तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर लगाएंगे तो O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर आपका निगेटिव चार्ज होगा, इसके पास लोन पेयर तो रहबे करेगा। तो बहु मेरे ध्यान देना कि ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर दोनों क्या है, सेम है, एकदम दोनों सेम है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होती है 117 डिग्री होती है, तो यहां पर लिखा गया इसमें बंद कोण 117 डिग्री होती है। इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, इसका या इसका, दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होता है। इसका बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर होता है, 128 पिकोमीटर। इसका या इसका, आप कहिएगा सर जी ये और ये अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, ये रेजोनेंस में भाग लेता है, ये ध्यान रहे रेजोनेंस में भाग लेता है। इसके हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें बाबू मेरे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 होगा, और जब sp2 होगा तो इसका शेप जो होगा भी के जैसा, या इसी को बेंट शेप कहते हैं। इसका जो शेप है, आकृति जो होगी वह कैसी होगी, वो बेंट होगी, बेंट मुड़ा हुआ बेंट शेप की होगी। अब ध्यान दीजिए एक महत्वपूर्ण बात कि ये जो है रेजोनेंस में भाग लेगा। अब कैसे रेजोनेंस, तो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना या केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं, तो आई होप कि आप लोग भूल गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। खैर हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ध्यान दीजिएगा ये रेजोनेंस में भाग लेता है, मतलब ये वाला यहाँ शिफ्ट होता है और ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, तो इसके फलस्वरूप नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर बनेगा मेरे बाबू। यहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। चूंकि ये बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, जिसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर संख्या 1 और 2 है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि इसमें O सिंगल बॉन्ड O दोनों एकदम सेम लेंथ का होता है। O सिंगल बॉन्ड O जो है ये या ये दोनों सेम लेंथ का होता है। तो O3 का क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो O3 अंडरगोज रेजोनेंस, देयरफॉर अतः रेजोनेंस जब हो रहा है इसमें तो क्या होगा, बोथ ये और ये, बोथ O सिंगल बॉन्ड O बाउंड आर सेम इन ओजोन। तो यहां पर लिख दें कि O3, ठीक है ना, अंडरगोज रेजोनेंस, अंडरगोज रेजोनेंस, अंडरगोज रेजोनेंस, देयरफॉर O both O single bond O, both O single bond O, both O single bond O are same in ozone। दोनों क्या है, ये या ये दोनों बॉन्ड एकदम सेम है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसके उपयोग यूजेज देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह जर्मनाशी है, ये जर्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारता है, यह जर्मनाशी है, ठीक है ना। कीटाणु विषमकामी है, डिसइंफेक्टेंट है, कीटाणु को भी ये मारता है। एवं जल को रोगागुण रहित, जो मतलब जल में दूषित होते हैं उसको भी खत्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इसका उपयोग तेल, हाथी के दांत को विरंजित करने में उपयोग किया जाता है, साफ करने में उपयोग किया जाता है। KMnO4 के उत्पादन में यह एक माने कौन, O3 एक ऑक्सीकारक के भांति व्यवहार करता है। तो आप इतना नोट करें, ओजोन का हर चीज हमने कंप्लीट कर दिया। अब इनसे जो भी क्वेश्चन जनरेट होंगे उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन या नोट कर लीजिए। मेरे बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है कि ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ओजोन परत क्षय हो रहा है अभी, ऐसा निम्न के कारण होता है। क्यों ऐसा होता है, तो आपको अभी हम बताए हैं कि किसके वजह से होता है। तो सुपरसोनिक जेट फाइटर जो होता है NO गैस मुक्त करने के कारण होता है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एरोसॉल के रूप में
व्यवहार करने की वजह से होता है, यही होता है। तो सुपरसोनिक विमानों से NO उत्सर्जन के कारण, सही बात है ये। नेक्स्ट, एरोसॉल के रूप में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण भी क्या होता है, ओजोन का क्षय होता है। ऑप्शन सी है दोनों ए तथा बी, मतलब ए और बी तो सही है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है ना बाबू मेरे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बनवाया। सब्जेक्टिव जो भी कंसेप्ट आपको बताया गया मेरे दोस्त, जो भी कंसेप्ट आज के लेक्चर में बताया गया है, ध्यान रहे बाबू मेरे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं खुद लिख करके सेंड करूंगा ग्रुप में, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि कंसेप्ट को हम लोग समझे हैं, कहाँ कहाँ किस तरह क्वेश्चन जनरेट होंगे, उस सारी चीजें आपको बता दी गई है। तो उसका क्वेश्चन और सोल्यूशन हम सेंड करेंगे ग्रुप में, ठीक है ना। एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा कि सर इस टॉपिक पर क्वेश्चन बोले हैं देने के लिए, तो मैं तुरंत उसको सोल्यूशन करके सेंड कर दूंगा, ताकि आप तो समझे रहेंगे और लैंग्वेज हम अच्छा से स्टेटमेंट करके देंगे, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को हम ओवर करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।